इमाम पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ सकती है। हमारे साथ खुद जो है अकबर ओवैसी साहब हैं, उनसे पूछेंगे क्या वजह है कि इस बार जो है आपने रुख किया पूरे महाराष्ट्र का और ख़ासकर मुंबई का। नहीं, महाराष्ट्र में तो पहले से हमारी पार्टी मौजूद है। नांदेड़ में जो बल्दिया के इलेक्शंस हुए थे उसमें 14 कॉरपोरेटर्स हमारे मुंतखब होकर आए थे और हम बहुत ज़माने से काम कर रहे हैं और इस मरतबा असम्बली इंतखाबात में महाराष्ट्र के मुसलमानों का और अक़लियतों का और दलितों का काफ़ी हम पर ज़ोर था कि आएँ और हम भी इस इंतखाबात में हिस्सा लें। इस वजह से हम आए हैं इंतखाबात में हिस्सा लेने। आप इमाम के आने से कहा जा रहा है कि सेकुलर वोटों का बंटवारा होगा, जैसे कई पार्टियां थी यहाँ पर जो है समाजवादी कह लीजिए, कुछ कांग्रेस के एमएलए जो है मुस्लिम थे, तो कहा जा रहा है कि सेकुलर जो वोटर हैं वो बढ़ जाएंगे कहीं ना कहीं जो है कि, और इसका फ़ायदा सीधा सीधा जो है सेना और बीजेपी को पहुँचेगा। तो क्या लगता है आपको? देखिए 1999 में जब असम्बली इंतखाबात हुए थे महाराष्ट्र में, तो उस वक्त मुस्लिम अरकान असम्बली की तादाद 13 थी, 13 थे। और उसके बाद में जब 2004 में इंतखाबात हुए तो उस वक्त 13 से घटकर 11 हुए और फिर उसके बाद 2009 में जब इंतखाबात हुए तो उस वक्त 11 से घटकर 9 हुए। तो मैं इन सारी सेकुलर फोर्सेस से ये पूछना चाहता हूँ, 13 से 11 और 11 से 9 और फिर 2014 में एक भी मुसलमान रुकने पार्लियामेंट महाराष्ट्र से नहीं जाता है, तो क्या उस वक्त मजलिस थी यहाँ पर? और जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, कांग्रेस हो या फिर एनसीपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर वो वाकई में सेकुलर हैं तो जहाँ पे 90% हिंदू आबादी है वहाँ से मुसलमान को जिता कर बताएं। तो जब हम मानेंगे कि ये वाकई में सेकुलर हैं, तो सिर्फ हमारे आने से सेकुलरिज्म के वोट बटेंगे, सेकुलरिज्म को ख़तरा है। अगर ये लोग सेकुलर है तो शरद पवार साहब है, सोनिया गांधी साहिबा है, राहुल गांधी है, ये लोग को चाहिए कि जहाँ पे 90% हिंदूज हैं वहाँ से मुसलमान को जिता कर बताएं, तो उससे मालूम होगा कि वाकई में ये सेकुलर है। तो क्या इरादा क्या आपका है कि जहाँ पर 90% वोटर जो है हिंदू हैं तो वहाँ पे आप अपने उम्मीदवार उतारेंगे, या जो है जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ पर? हम जहाँ से जीत सकते हैं और जहाँ से हर वक्त जीतते आए हैं वहीं पर उतारेंगे। कितनी सीटें लड़ा सकती हैं महाराष्ट्र में? अभी तो कुछ फैसला नहीं करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ाएंगे और हमें उम्मीद है कि हम अच्छी खासी ये कामयाबी हासिल करेंगे महाराष्ट्र में। अगर आपकी पार्टी के मुद्दे देखे जाएं तो खासकर क्या मुद्दे होंगे, कि काफ़ी डिफरेंट, हैदराबाद की जो है सारी चीज़ें अलग है, यहाँ के जो है महाराष्ट्र के मुद्दे अलग हैं, तो महाराष्ट्र में किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले अहम जो इशू रहेगा जिस पर हम आवाम की तवज्जो लाना चाहेंगे, और जो सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लेते रहे हैं 15 साल से इस रियासत में हुकूमत करते आए हैं कांग्रेस एनसीपी, उनके सामने हम आईना बताएंगे। और वो आईना ये है कि जिस रियासत से मैं आया हूँ वहाँ पे अक़लियतों का, माइनॉरिटीज़ का बजट 1000 करोड़ है और वहाँ आबादी 45 लाख की है मुसलमानों की, और यहाँ पे 1 करोड़ से ज़ायद है और पूरे माइनॉरिटीज़ को ले लें तो 1.5 करोड़ है। क्या ये अफसोस की बात नहीं है कि सेकुलरिज्म पे वोट लेने वाले सिर्फ 300 चिल्लर करोड़ रुपया बजट देते हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, और मजलिस जैसे आ रही है मालूम हुआ तो डर कर 500 कर दिए? क्या ये इस तरीके से सेकुलरिज्म है? मैं ये पूछना चाहता हूँ और एक बात, कि हाई कोर्ट ने क्या कहा, पूछा हुकूमत महाराष्ट्र से कि क्यों आखिर कस्टोडियल डेथ्स सिर्फ मुसलमानों की होती हैं। 10 बरस में मैं जिस स्टेट से आया हूँ एक भी मुसलमान की कस्टोडियल डेथ नहीं हुई। यहाँ पे 10 बरस में 333 मुसलमानों की कस्टोडियल डेथ हुई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और फिर महाराष्ट्र की जेलों में जो इनमेट्स हैं उनमें 40% मुसलमान हैं। तो फिर क्या ये इंसाफ है? क्या ये सेकुलरिज्म है? और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से
यहाँ पर ग्रेजुएट्स जो बच्चे निकलते हैं उनका परसेंटेज अगर आप देखते हैं तो 2.2% है। सरकारी मुलाजमत में मुसलमानों का परसेंटेज लेस देन 4%, IAS का नील। और हमारे आंध्र प्रदेश में सरकारी मुलाजिमत में हम 8% से ज़ायद हैं, पुलिस फोर्स में 10% से ज़ायद हैं, ग्रेजुएट्स 10% से ज़ायद निकलते हैं। तो हम कामयाब हुए हैं। यहाँ पे आप बताइए कि 15 बरस से कांग्रेस NCP हुकूमत है, सेकुलरिज्म की बात करती है। इस सेकुलरिज्म की धज्जियाँ जिन लोगों ने उड़ाई और हिंदुस्तान की लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया और इस बम्बई शहर को फिसादात में झुलसाया, औरतों की इस्मतों को लूटा, इज्जतों को लूटा, बच्चों को जेलों में डाला, बस्तियों को जलाकर तबाह बर्बाद किया, वो फ़िरका परस्त लोग जो आज बड़े बड़े ओहदे में बैठे हैं, जिनकी निशानदेही श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट ने की है कि ये आदमी जिम्मेदार है, ये आदमी जिम्मेदार है, तो ऐसे कितने लोगों को कांग्रेस की 15 साला हुकूमत ने FIR उनके ऊपर निकाला, क्या चार्जशीट डाला, क्या उनको गिरफ्तार किया, क्या उनको जेल में डाला? मुसलमानों के हक़ के लिए हम आए हैं, उनकी इज्जत के लिए आए हैं। जिस तरीक़े से एक दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली की ज़िंदगी, उसकी इज़्ज़त, उसकी आबरू की इस मुल्क में अहमियत है, उसी तरीक़े से मुसलमान की भी हमारी अपनी इज़्ज़त है, हमारी अपनी आबरू है, हमारी अपनी शिनाख्त है, हमारी अपनी ताकत है, और हम अपना हक़ मांग रहे हैं दस्तूर में जो गुंजाइश है, और वो मांगने का हक़ है। सपोर्ट मिलेगा? आपको लग रहा है, आप हैं कई दिनों से, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा लोगों को? नागपाड़ा पे जो जलसा हुआ उससे तो पता ही चल गया होगा सबको, और फिर जो रिएक्शंस आ रहे हैं सारे लोगों के, उससे भी पता ही चल गया होगा कि हमको सपोर्ट मिल रहा है या नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि मुझे मेरे शहर हैदराबाद से ज़्यादा मोहब्बत मुंबई के मुसलमानों ने दी है, दे रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो इसी तरीके से हमारा साथ देंगे ताकि हम उनके लिए कुछ बेहतर कर सकें, कुछ चेंज ला सकें। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेवा की तरह खड़े रहकर ये नहीं कहती कि मेरा सुहाग उजड़ गया, सुहाग उजड़ गया। हम अपने हक़ को मांगते हैं, और मांगने के बाद अगर हमको नहीं मिलता तो हम छीनना भी जानते हैं अपने हक़ को। छीनने वाली बात है, आपका अंदाज़ जो है इसीलिए जाना जाता है। कई लोग जो है कहते हैं कि अकबर जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं झलक जो है परवीन तोगड़िया की भी उसमें आती है, जिस तरीके से वो बोलते हैं। कई नेताओं की झलक आती है, तो आपकी भी उनमें से ही झलक है। तो लोग कहीं ना कहीं आपका कभी कभी विरोध भी करते हैं, हर कौम में, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, जो है कई ऐसे नेता जो विरोध भी करते हैं, कई लोग फेवर में भी रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, उनमें क्यों आपको जो है लोग जो है देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जैसी झलक? 65 बरस से हम सुनते आए हैं, अब अगर कुछ बोलते हैं तो तकलीफ क्यों होती है? क्या 100 दिन से भी हम सुनते नहीं आ रहे हैं? कोई कहता है कि मुसलमानों में राम का खून है, कोई कहता है कि सारे हिंदुस्तानी हिंदू हैं, कोई कहता है मुसलमानों को घर न दें, कोई कहता है कि मदरसों पे झंडे नहीं, तिरंगा झंडा नहीं लहराता। तो मैं इन सब से पूछना चाहता हूँ, RSS के दफ्तर पर 1947 और फिर दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद झंडा चढ़ा, उसके बाद 50 बरस RSS के ऑफिस पर झंडा नहीं चढ़ा, तो उस पर नहीं बोलते, हमारे मदरसों पे क्यों बोलते हैं? अगर मैं बोलता हूँ तो इतनी तकलीफ क्यों होती है? मैं हक बयान करता हूँ और मुसलमानों के दिल की आवाज़ को सामने रखता हूँ। अब वो दिन गए कि जब लोग कहते थे और हम खामोश सुनते थे। हमको भी बोलना आता है, हम बराबर इसका जवाब देंगे। RSS से मैं पूछना चाहूँगा कि 50 बरस तक, 52 बरस तक आपने RSS के हेडक्वार्टर नागपुर पर हिंदुस्तान के तिरंगे को क्यों नहीं लहराया? मैं पूछना चाहता हूँ RSS के लोगों से, ये परवीन तोगाड़िया और जितने सारे लोग हैं जो रोज़ जहर उगलते मुसलमानों पर, उनसे पूछना चाहता हूँ, हाफिज सईद को मिलने के लिए RSS का एक प्रचारक सहाफ़ी बनकर जाता है और मिलता है। अगर उसकी जगह पर कोई मुसलमान गया होता तो ये लोग खामोश रहते और कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में गए थे हाफिज सईद से मिलने। कौन सा नेशनल इंटरेस्ट था? सामने आज तक नहीं आया। हाफिज सईद को भी छोड़ने वाली यही बीजेपी हुकूमत थी, और आज फिर हाफिज सईद से लोगों को मिलने भेजे जाने वाले भी लोग ये हैं। मैं तो ये मुतालबा करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंक्वायरी करना चाहिए, RSS के लोग बराबर ISI से मिले हुए हैं।
दूसरा एक लव जिहाद का इशू चल रहा है बहुत ज़ोरों से। लव जिहाद पे क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय? जिहाद एक मुक़द्दस चीज़ है। मोहब्बत है, तो मोहब्बत जिहाद से कैसे मिलेगी? जिहाद मोहब्बत से कैसे मिलेगी? क्या मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख रही है कि जिस वक्त मान सिंह ने जोधा बाई को अकबर आज़म की बीवी बनाने के लिए या मुगलिया सल्तनत की बहू बनाने के लिए जब पेशकश किया इस बात को, तो मुग़लों ने इस बात को कबूल किया। फिर उसके बाद कुली कुतुब शाह जहाँ हैदराबाद में हमारे पास, वहाँ पर भी कुली कुतुब शाह ने भाग्यमती से मोहब्बत करते थे। उन्होंने उनको हैदर महल बनाकर हैदराबाद को उनके नाम से बसाया। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। इनको मुल्क की तरक्की से दिलचस्पी नहीं है, मुल्क की बेरोज़गारी से दूर करने की इनको फ़िक्र नहीं है, मुल्क में जो लोग बेघर हैं उनको घर देने की इनको फ़िक्र नहीं है, मुल्क में जो लोग परेशान हैं उनकी फ़िक्र नहीं है। सिर्फ़ अपने इक़्तिदार की खातिर ये लोग आज इस मुल्क के सेकुलरिज़म की धज्जियाँ उड़ाते हैं और हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाते हैं अपने इक़्तिदार पर आने के लिए। 100 दिन में इन्होंने क्या किया? कौन सी इकॉनमी को इम्प्रूव किया? कौन से जीडीपी रेट को इम्प्रूव किया? कौन से नए इंडस्ट्रीज़ को इस मुल्क में लाए? कुछ नहीं करे, सिर्फ बातें करते हैं। अच्छे दिन, पता नहीं अच्छे दिन कब आएंगे। दुनिया हिंदुस्तान इंतज़ार कर रही है उस अच्छे दिन को देखने के लिए। अब तक तो अच्छे दिन दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि महाराष्ट्र में हम आने के बाद मुसलमानों के ऐसे दिन आएंगे कि ज़रूर मुसलमान कहेगा कि हाँ, हमने सही किया इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ लाकर। उनके मसाइल को लड़ेंगे, बच्चे जो जेल में उनको छुड़ाने के लिए लड़ेंगे, बजट को इम्प्रूव करेंगे, उर्दू के साथ इंसाफ करेंगे, बेघरों को घर दिलाने की जदोजहद करेंगे। और हम वो लोग वो हैं जो इज़हार हक़ से मुँह नहीं मोड़ते हैं, जो हक़ है वो बयान करते हैं। सबको लेकर चलने की बजाय आप सिर्फ एक कौम की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि सिर्फ एक कौम को लेकर चल पाएंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा है कि हम अब तक जिन लोगों को साथ लेकर चले हैं और जिन लोगों के साथ के ज़रिए हम कामयाब हुए हैं और जिन लोगों की वजह से हम मशहूर हुए हैं, जिन लोगों की वजह से हम जाने जाते हैं, जिन लोगों की वजह से पहचाने जाते हैं, उन्हीं लोगों को यहाँ पर भी लेकर चलेंगे। क्या अगर कहीं जो है कि मुस्लिम इलाकों में अगर कुछ लोग खड़े होंगे, मुस्लिम एमएलए जहाँ पर जीते हैं, क्या उनके सामने आप जो अपना कैंडिडेट देंगे? हम तो कैंडिडेट लड़ रहे हैं सब। जो जिस पार्टी का उम्मीदवार है उस पार्टी की जिम्मेदारी है उसको जिताएं। हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताएं या एनसीपी के कैंडिडेट को जिताएं या फिर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताएं। जिसकी पार्टी है उनकी जिम्मेदारी है। हम हमारे जो लोग हैं, हमारे पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, हम उनको जिताएंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा, अगर आपकी पार्टी खड़ी हो रही है हर जगह, आप जैसे कह रहे हैं कि अगर इससे आपके वोटों का बंटवारा होता है, सेना बीजेपी को ताकत मिलती है, तो अगर उनकी सरकार बनती है तो फिर आप क्या करेंगे? आपने कहा कि आपके वोट मतलब मेरे वोट। बिल्कुल आपकी वजह से जिस तरीके से जो है आप एक पार्टी को लेकर चल रहे हैं, सेकुलर जो है मुस्लिम खासकर टारगेट कर रहे हैं कि मुसलमानों के वोट अगर बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो है अगर बटेंगे तो दूसरी ताकतें जो है मजबूत होंगी, सेना बीजेपी, तो फायदा तो उनको ही होगा। नहीं, आपकी गलत फहमी है कि वोट बटेंगे। मजलिस के आने के बाद वोट बटेंगे नहीं, एक जगह जमा होकर जाएंगे। और न सिर्फ ये कि वो लोग जो अब तक वोट नहीं डालते थे, जिनको इन कांग्रेस की धोखेबाजी और चालाकी बड़ी अच्छी तरीके से जो वाकिफ़ हैं, जो जानते हैं एनसीपी की चालाकी और उनके सिर्फ झूठे वादों को जो जानते हैं, जिसकी वजह से जो आकर वोट नहीं डालते थे, मुझे उम्मीद है कि वो सारे लोग भी निकल कर आएंगे और हमको ही वोट डालेंगे। और सारे के सारे जो वोट हैं जो इधर कांग्रेस या एनसीपी में जाते थे, क्योंकि ऑल्टरनेट नहीं था, लेकिन आज हम हैं, तो मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे वोट हमारे पास जाएंगे, तकसीम होने का सवाल ही नहीं है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अकबर ओवैसी साहब, जिनका कहना है कि साफ है कि जो है कि इस बार कुछ भी हो जाए वो महाराष्ट्र में अपने कैंडिडेट उतारेंगे और उनकी उम्मीद यही है कि ये यहाँ पर अपनी साख जमा सकें। कैमरा पर्सन विलास के साथ फरहान खान, TV9। दो मिनट इतना बड़ा नहीं लूंगा मैं, इतना बड़ा इशू नहीं लूंगा मैं। ट्रांसफर 2 मिनट लूंगा, काटिए, ज़्यादा नहीं। 2 मिनट खाली। 2 सवाल आपके फ्रेंड लोग